हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो। आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मास ऑफ एन एटम। हम लोग मास के बारे में समझने वाले। एक एटम जो होता है उसका वजन कितना होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है ये पेन है, ये पेन का वजन कितना होगा, आपका वजन कितना होगा, वैसे हम लोग एक एटम के वजन के बारे में समझने वाले, मास के बारे में समझने वाले। और इससे पहले हमने ये सीखा है कि जो एटम होता है एक्चुअल में क्या होता है। डाल्टन ने हमें बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा यूनिट होता है, किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको एटम बोलते हैं, और वो हम आंखों से भी नहीं देख सकते। अगर हम आंखों से भी नहीं देख सकते तो हमने कैसे इसका मास को मेजर किया होगा, ये सारे कुछ डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, आपको सबके सब कंसेप्ट जो भी हैं इसके कंसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। सो मास ऑफ एन एटम। तो पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली ये समझते हैं कि एटम का जो मास होता है किस तरीके से, किस वजह से होता है। तो हम देखते हैं पहले एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन हम लोग ने देखा एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अब हम लोगों को ये भी पता चल चुका है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं, और सेंटर में जो होता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, राइट है ना। उसके बाद हम लोगों को और एक चीज इंपॉर्टेंट समझना है, ये समझना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से देखना है आपको, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि हमें पता है कि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेम हो जाएंगे तो वो एटम जो है जिसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई चार्ज नहीं। तो हमेशा नेचर में एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, अंदर की तरफ जो होते हैं, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के भी इक्वल होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट नॉट ऑलवेज, हर बार नहीं हो सकते। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है, ठीक है, ऑलवेज नहीं होंगे, ठीक है। अब आप देखो, हम लोग डिस्कस करने वाले मास ऑफ एन एटम, एटम के मास के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एटम का जो मास है वो कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों बाजू में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर है ही नहीं। एटम के अंदर कौन है वो उसके मास के लिए कंट्रीब्यूशन देंगे, राइट। तो एटम के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो डिसाइड करता है कि किसी भी एटम का मास क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग पहले देखते हैं कि एटम के पास कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उससे हम लोग एक बेसिक क्वांटिटी बनाते हैं जिसका नाम हम लोग ने एटॉमिक मास नंबर रखा। ओके, इसे हम समझते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। हम लोगों को पता चल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में हमेशा कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग एक कंसेप्ट पे आएंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इसको कैपिटल ए से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स है, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, ये हमारा एटॉमिक मास नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये एटॉमिक मास नंबर की हम लोग ने मदद लिया और हम लोग ने एक एटम का मास डिसाइड करने के लिए सोचा। अब यहाँ पे एक एटम तो इतना छोटा होता है कि इसका मास जो है इसको केजी में डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 kg अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। जैसे कि 1 kg शुगर आप लेके आए तो आपको थोड़ा सा आइडिया है, अंदाज है 1 kg कितना होता है। बट अगर एटम की बात करेंगे हम, तो एटम तो इतने छोटे होते हैं कि उसको केजी में हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम कैसे मेजर करेंगे, इसका क्या दिमाग लगाया गया, तो वहां पे कंसेप्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मास। कौन सा कंसेप्ट आया, रिलेटिव मास का कंसेप्ट आया, और ये डिसाइड किया गया कि हम लोग किसी भी एटम का मास जो है वो रिलेट करके बताएंगे।
क्या करके बताएंगे, रिलेट करके बताएंगे। इसके लिए हम लोग ने एक टर्म निकाला रिलेटिव मास। क्या निकाला, रिलेटिव मास। ये स्टडी किया गया, या समझा गया कि सबसे हल्का एटम कौन है। जितने भी उस टाइम पे एटम 19th सेंचुरी में एटम एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे, उनके जो एटम्स थे उसमें से सबसे हल्का एटम कौन सा था, ये पहले स्टडी किया गया, समझा गया, फाइंड किया गया। तो आपको पता है कि एटम के अंदर जो वजन है वो कौन डिसाइड करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही डिसाइड करेंगे। तो स्टडी के बाद पता चला कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का मतलब अंदर का हिस्सा, इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। बाकी जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी नंबर होता है। तो सबसे हल्का एटम कौन होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक ही प्रोटॉन है। अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो मास बढ़ने लगेगा, है ना। तो हाइड्रोजन को एक रेफरेंस चूज कर लिया गया, रेफरेंस चूज किया गया, तो हाइड्रोजन एटम वाज चूजन एज रेफरेंस। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं, हाइड्रोजन एटम वाज चूजन एज रेफरेंस। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन का जो मास था उसको बोल दिया गया, हम लोग बोलेंगे ये 1 मास है। यूनिट बाद में देखेंगे, 1 मास। वापस से देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम वाज चूजन एज रेफरेंस, इसको रेफरेंस चूज कर लिया गया। हाइड्रोजन एटम के पास कितने प्रोटॉन, 1, वही तो उसका मास बता रहा है, क्योंकि एटम का मास कौन बनाएगा, जो उसके अंदर है, और हाइड्रोजन एटम में कौन होता है अंदर, 1 प्रोटॉन होता है। तो 1 प्रोटॉन को हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है। तो ये बोला गया कि 1 प्रोटॉन जो होगा वो होगा 1 एटॉमिक मास। ऐसे नहीं लिखेंगे, एम नहीं लिखेंगे, बट इसको हम लोग ने यू बोला, 1 यू, 1 एटॉमिक मास यूनिट। यू क्या है, यू इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये डिसाइड किया गया कि हाइड्रोजन के पास अगर 1 प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लेंगे और हम कंपेयर करेंगे हर एक एटम को हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करेंगे, हर एक एटम का मास हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करेंगे, और हम बताएंगे कि इस एटम का मास हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, और उससे हम डिसाइड करेंगे कि उस एलिमेंट का या उस एटम का मास कितना है। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, इसके लिए हम लोग ने हाइड्रोजन का जो मास है एटॉमिक मास, उसको हम लोगों ने रेफरेंस यूज किया और बोला उसको बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, और ये 1 हाइड्रोजन एटम का मास होगा। अब इसको समझो बाकी एलिमेंट का मास फिर कैसे डिसाइड किया। जैसे एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये देखा गया कि व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन, जब मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि नाइट्रोजन का जो एटम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, या तो सब इसमें बना लो, चलो हम लोग ने देखा कि इसके पास है 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसा होता नहीं है, एक ऑर्बिट में 2 आते हैं, फिर सेकंड ऑर्बिट में 8 आते हैं, लेकिन अभी समझ लेते हैं इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का भी नंबर कितना होगा, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना होगा, सेम होगा, है ना। तो न्यूट्रॉन का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप देखोगे तो इस नाइट्रोजन के पास टोटल जो एलिमेंट इसके अंदर है, पार्टिकल्स इसके अंदर है, वो है ये 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। टोटल कितने एलिमेंट है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, 14 हो गया, है ना। और हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन था तो उसको 1 एटॉमिक मास यूनिट लिए। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स है, 14 पार्टिकल्स है। तो हम बोलेंगे ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 14 टाइम्स हेवी है। हाइड्रोजन का मास 1 था क्योंकि 1 प्रोटॉन था, अब इसके पास 14 प्रोटॉन्स प्लस 14 टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन के मुकाबले इसके पास 14 पार्टिकल ज्यादा है। इसका मतलब होता है नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से 14 टाइम्स ज्यादा है। तो मैं बोल दूंगा मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या हो गया, 14। लेकिन ये क्या था, रिलेटिव मास था। ये क्या था, रिलेटिव मास था। ये कैसे बनाया था,
हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हमने बोला हाइड्रोजन से नाइट्रोजन 14 टाइम्स ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पास 14 पार्टिकल ज़्यादा है, तो 14 टाइम्स ज़्यादा हमने कंपेयर किया और हम लोग ने नाइट्रोजन का मास डिसाइड कर लिया। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का कंपैरिजन किया गया कि उनके जो पार्टिकल्स है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा। अगर कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, उनके पास 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है मिला के, तो हम बोलेंगे उसका एटॉमिक मास क्या है, 6 है। कौन सा रिलेटिव, वो हाइड्रोजन से 6 गुना ज़्यादा है। इस तरीके से हम लोग ने एटॉमिक मास का कंसेप्ट लेके आया, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम होने लगा, फ्रैक्शन में आने लगा कुछ कुछ एलिमेंट के वैल्यू। तो हम लोग ने एक नया टर्म डिसाइड किया और हम लोग ने बोला नहीं, हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस नहीं चूज करेंगे, एंड रेफरेंस वाज चूजन एज रेफरेंस फॉर एटॉमिक मास वाज चूजन एज कार्बन। किसको चूज किया गया 1961 में, चूजन एज कार्बन। हम लोग ने कार्बन को चूज कर लिया, कार्बन को, जो कि हाइड्रोजन से 12 गुना ज़्यादा वजन था उसका। C12 मतलब इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर टोटल कितना है, 12 है, यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। यानी कि ये कार्बन हाइड्रोजन से 16 गुना, सॉरी नॉट 16, 12 गुना ज़्यादा हेवी है, 12 टाइम्स हैवी। तो अगर आप इसको बोलोगे C12 है, तो ये कार्बन, अगर मैं बोलूँ कार्बन का मास अगर 12 है, ये 12 गुना ज़्यादा है, और हाइड्रोजन का मास 1 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन का जो मास है वो जो है 1/12 टाइम्स कम है कार्बन से, बराबर ना, 1/12 टाइम्स कम है। तो देखो यहाँ पे वापस से देखो, नहीं समझा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन इससे 12 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब हाइड्रोजन इससे 12 गुना कम है मास में, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन का जो मास है वो कार्बन से 12 गुना कम है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/12 कार्बन, है ना, बराबर। अब देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करोगे, 1/12 इंटू कार्बन का मास कितना है 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन के मास को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने ये चूज कर लिया कि हम लोग कार्बन 12 को यूज करेंगे रेफरेंस, और हम लोग बताएंगे कि कोई भी एलिमेंट का मास जो है वो कार्बन के हिसाब से, कार्बन 12 के हिसाब से कितना गुना ज्यादा या कितना गुना कम है। तो C12 यानी कि कार्बन 12 सो कार्बन 12 नाउ हम लोग ने ये बताया कि कार्बन 12 इज यूज्ड एज रेफरेंस। क्या बोलते हैं, रेफरेंस। और हम लोग बोलते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट वो क्या है, 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 12, कार्बन 12 का एक यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का जो वजन है हाइड्रोजन का, वो हम लोग ने रेफरेंस लिया था, तो वो कितना है, वो कार्बन का 12 गुना कम है। तो हम लोग ने बोला, और एक यूनिट किसको माना गया था, हाइड्रोजन के मास को, तो हमने बोला एक यूनिट हाइड्रोजन के मास को मानो, या तो हाइड्रोजन का मास कितना है, कार्बन का 12 टाइम्स कम है। और ये हम लोगों ने लास्ट में फाइनली ये डिसाइड किया कि हम लोग कार्बन 12 को यूज करेंगे रेफरेंस एंड नॉट हाइड्रोजन, राइट। तो बेसिकली ये 1U क्या है एक्चुअली, ये तो 1 प्रोटॉन का मास है, यानी कि हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन ही हुआ, है ना। तो इसका जो मास है ये अप्रोक्सीमेटली 1.66, एक बड़ा सा नंबर है, इंटू 10⁻⁻27 kg आया। तो हम लोग ने बोल दिया 1 यूनिट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू और भी आगे, बट इतना काफ़ी है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है ये किलोग्राम में। एक प्रोटॉन का मास इतना होता है, तो एक हाइड्रोजन का मास kg में इतना है। वहीं पे आप ये भी बोल सकते हैं 1U का मतलब होता है 1/12 इंटू कार्बन, इसी को बोलते हैं 1/12, यानी कि कार्बन का 12 गुना कम, ये है 1.66, सेम हो जाएगा 10⁻⁻27 kg, राइट। तो आई होप कि सब लोगों को मास का कंसेप्ट समझ में आ गया। इसको हम लोग ने डाल्टन का नाम दिया, 1U को डाल्टन, या तो आप बोल सकते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास, कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ने मास के रेफरेंस को डिसाइड किया एज कार्बन 12, राइट। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, नए नए कंसेप्ट सीखते रहे। क्लास 9, 10, 11, 12 की बहुत सारे चीज़ें आने वाली है, हमारे साथ जुड़े रहे, नए नए
चीज़ें सीखने के लिए, बेसिकली रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ऑल दैट बहुत कुछ आने वाला है। ओके, तो हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।